हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल टूल का ये सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं आप फिजिक्स में देखेंगे, काइनेमेटिक्स के चैप्टर्स या काइनेटिक्स के चैप्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशन के या आपका थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर, ये बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे, इवन वर्क एनर्जी पावर रोटेशनल की भी मैं अगर बात करूं तो बहुत से चैप्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में ग्राफ बेस्ड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर ग्राफ के क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में इंटरफेयर करते हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे पहले पढ़ के बैठ जाएं। बिकॉज अगर आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर ग्राफ में कितनी पॉसिबल वेज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आगे के चैप्टर्स में हमको ग्राफ को अलग से स्टडी करने की जरूरत है। बिकॉज ग्राफ एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथ्स का जो फिजिक्स में बहुत तगड़ा इंटरफेयर करता है और मैक्सिमम चैप्टर्स में करता है, और जनरली लोग इसमें कंफ्यूजन में ज्यादा रहते हैं। तो अगर आपको पता हो कि किसी गिवन ग्राफ में कितने पॉसिबल वेज में आप चीजें फाइंड कर सकते हैं और उनमें सिमिलैरिटी क्या है, कि थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ में जो कंटेंट पूछा जाए और इलेक्ट्रोस्टैटिक के ग्राफ में जो पूछा जाए उसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लगाएंगे, अगर इन चीजों को आप पहले से समझ के बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए हमने इस लेक्चर का कंटेंट ही रखा है ग्राफिकल एनालिसिस। अगर ग्राफ के थ्रू कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप कैसे एनालाइज करके आंसर दे सकते हैं। तो ग्राफिकल एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजों पर लाइट डालना चाहूंगा जो चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर की हैं, स्पेशली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर हम स्टार्टिंग से देखें थोड़ा ब्रीफ में तो आपको समझ आएगा ये दोनों ही ऑपरेशन प्लान किए जाते हैं फंक्शंस के लिए। सपोज कोई फंक्शन है f ऑफ x, तो आपने देखा डिफरेंशिएशन फंक्शंस के लिए ही है। हमने पहले फंक्शन पढ़ा, देन हमने उसका डिफरेंशिएशन पढ़ा। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स का भी हो सकता है पर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट्स का नहीं होता। बट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दोनों ही बेसिकली फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं, कांस्टेंट्स के लिए नहीं। इसलिए सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैं इस फंक्शन को वेरी करता हूं x की वैल्यू x1 से लेकर x की वैल्यू x2 तक। जैसे जैसे मैं इसके वेरिएबल x को चेंज करता हूं इस पूरे फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी। ये फंक्शन चेंज होगा f ऑफ x1 से f ऑफ x2 तक। हम जानते हैं फंक्शन मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरी करे। अगर वेरिएबल x1 से x2 तक वेरी हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी fx1 से fx2 तक वेरी करेगी। अब अगर ये मेरे पास एक फंक्शन है जो यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, ये स्केल है, अलग-अलग x की वैल्यू के लिए फंक्शन की अलग-अलग वैल्यू आ रही है, तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन ये बताता है कि अगर आपने इसके वेरिएबल मतलब x, जिसकी इनिशियल वैल्यू x1 फाइनल वैल्यू x2 थी, इसके वेरिएबल में बहुत स्मॉल चेंज किया dx का, तो पूरा फंक्शन कितने से चेंज होगा। तो सपोज वेरिएबल में चेंज हो रहा है dx का, तो फंक्शन में आया चेंज जो है, फंक्शन में आया चेंज है dfx। यहां पर याद रखेंगे d मतलब बहुत स्मॉल वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है और डेल मतलब होता है चेंज। डेल होता है चेंज, ये दोनों सिंबल हम यूज करते हैं। डेल की मीनिंग होती है चेंज और डी की मीनिंग होती है वेरी स्मॉल चेंज। तो यहां पर हम डी को लेकर चलते हैं, बहुत स्मॉल चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर किसी फंक्शन जो कि x की वैल्यू x1 से x2 तक चेंज हो रहा है और उसकी वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली fx1 टू fx2, तो अगर इसके वेरिएबल को मैं बहुत स्मॉल वैल्यू dx से चेंज करूंगा तो पूरा फंक्शन चेंज होता है dfx से। तो जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ये बताता है कि फंक्शन में कितना चेंज होगा जबकि वेरिएबल में चेंज यूनिट हो। तो ये होता है d ऑफ fx by dx। d ऑफ fx by dx ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि अगर मैं बोलूं 5 एप्पल्स 25 रुपीस के आते हैं,
तो 1 एप्पल कितने का है? तो आप कुछ नहीं करते, टोटल अमाउंट से टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5। वैसे ही टोटल चेंज इन वेरिएबल, सॉरी टोटल चेंज इन फंक्शन को अगर आप टोटल चेंज इन वेरिएबल से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा चेंज इन फंक्शन, जबकि वेरिएबल में चेंज हो 1 का। ध्यान से देखिए, टोटल अमाउंट में अगर आप टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को डिवाइड करते हैं तो एक एप्पल की कॉस्ट आती है। वैसे टोटल चेंज इन फंक्शन में अगर आप टोटल चेंज इन वेरिएबल को डिवाइड करेंगे तो आएगा चेंज इन फंक्शन, जबकि वेरिएबल में चेंज 1 का हो। तो डिफरेंशिएशन की मीनिंग कि वेरिएबल में चेंज dx का करने पर फंक्शन में चेंज होता है dfx का, तो डिफरेंशिएशन बताता है वेरिएबल में चेंज 1 का करूं तो फंक्शन में चेंज कितने का होगा। तो डिफरेंशिएशन की मीनिंग होती है वेरिएबल में 1 से चेंज करने पर पूरा फंक्शन कितने से चेंज होगा, यह है डिफरेंशिएशन। अब अगर इसी को मैं इंटीग्रेशन पर लेकर जाऊं, क्योंकि हमारा दूसरा ऑपरेशन इंटीग्रेशन भी फंक्शन बेस्ड ही था, इंटीग्रेशन पर लेकर जाऊं तो इंटीग्रेशन ये बोलता है कि अगर वेरिएबल में मैं बहुत स्मॉल चेंज करूं तो हम फंक्शन में हुए चेंज को इग्नोर मार सकते हैं। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का बेस थोड़ा सा अलग है। डिफरेंशिएशन वेरिएबल में हुए नेग्लिजिबल चेंज पर फंक्शन में हुए चेंज को कंसीडर करता है, और इंटीग्रेशन वेरिएबल में हुए नेग्लिजिबल चेंज के लिए फंक्शन में हुए चेंज को इग्नोर करता है, चेंज इन फंक्शन को इग्नोर करता है। तो इंटीग्रेशन ये बोलता है कि अगर वेरिएबल में मैं स्मॉल चेंज करूं तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, तो उस फंक्शन की टोटल वैल्यू फॉर x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2 कितनी आएगी, ये होता है टोटल। इंटीग्रेशन मींस टोटल ऑफ फंक्शन, टोटल ऑफ फंक्शन फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2, इसे निकालते हैं इंटीग्रेशन। फंक्शन का टोटल निकालना है, किसमें हो रहे हैं चेंज के रिस्पेक्ट में, x में हो रहे हैं चेंज के रिस्पेक्ट में, कहां से कहां, x1 से x2, तो ये होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल डेटा। वेरिएबल डेटा, आप देखो x की वैल्यू x1 थी तो फंक्शन की वैल्यू अलग थी, x की वैल्यू x2 थी तो फंक्शन की वैल्यू अलग थी। वेरिएबल डेटा को अगर कलेक्ट करना है तो हम इंटीग्रेशन पर जाते हैं। केस नंबर 2 कि सर डेटा वेरिएबल है, ऑफ कोर्स वेरिएबल है, सर कितना चेंज हो रहा है फंक्शन में, कितना चेंज हो रहा है जबकि वेरिएबल को 1 से चेंज करो, तो उस केस में डिफरेंशिएशन। तो कितना चेंज हो रहा है ये रिप्रेजेंट करना है तो डिफरेंशिएशन, टोटल कितना हो रहा है ये रिप्रेजेंट करना है तो इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, फंक्शन मतलब जो चेंज हो किसके साथ, वेरिएबल, टोटल चेंज कितना हुआ इज इंटीग्रेशन, और अगर एक से चेंज करूंगा तो चेंज कितना आएगा इज डिफरेंशिएशन। वेरिएबल में एक से चेंज करने पर फंक्शन कितने से बदला इज डिफरेंशिएशन, और पूरा फंक्शन x की एक पर्टिकुलर वैल्यू से x की दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू तक कितना हुआ इज इंटीग्रेशन। तो टोटल चेंज ऑब्जर्व करना है तो इंटीग्रेशन, यूनिट चेंज ऑब्जर्व करना है तो डिफरेंशिएशन। ये की पॉइंट ध्यान में रखिएगा, दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये दोनों की मेन मीनिंग है। आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से कि जैसे हमारा लाइफ, हम सब की लाइफ फंक्शन है टाइम का। अब आप पूछेंगे कैसे, आप खुद ध्यान दीजिए, टाइम कंटीन्यूअस चेंज हो रहा है, यूनिवर्सल वेरिएबल कंसीडर किया गया है टाइम को। तो अगर टाइम कंटीन्यूअस चेंज हो रहा है तो हमारी लाइफ भी चेंज हो रही है। तो अगर आपकी एज की बात करूं मैं कि आपकी एज क्या है, तो आप बोलोगे सर माय एज इज द फंक्शन ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि सर पिछले साल टाइम अलग था तो मेरी एज अलग थी, और अगले साल टाइम अलग होगा तो मेरी एज अलग होगी। कोई भी ये कमिट नहीं कर सकता कि पिछले 5 साल से उसकी एज सेम है, कांस्टेंट। टाइम चेंज होता है तो एज भी चेंज होती है। तो हम बोल सकते हैं एज, हम सब की एज टाइम का फंक्शन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा है तो ये बताइए टाइम में यूनिट चेंज होने पर एज में कितना चेंज होता है। सपोज टाइम में 1 साल का चेंज हो तो एज में कितना चेंज होता है, सबका आंसर 1 साल का।
जैसे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर मेरी एज 1 से बढ़ेगी, तो टाइम अगर 1 से चेंज हो तो एज भी कितने से चेंज होती है, 1 से। तो ये है डिफरेंशिएशन कि टाइम जो कि वेरिएबल था उसमें चेंज हुआ 1 से, तो फंक्शन जो कि एज है उसमें चेंज कितने का हुआ, ये है डिफरेंशिएशन। अब इसी को इंटीग्रेशन में लेकर जाते हैं। इंटीग्रेशन में लेकर इस प्रकार से जाते हैं कि मैंने 1985 में बर्थ लिया और मेरी डेथ 2045 में हो रही है, तो इस पूरे इंटरवल में मैंने कितनी एज को जिया है, तो यहां पर टोटल निकालना है 1985 से 2045 के बीच। तो जब भी आपको कलेक्ट करना हो फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, उस चीज को जो लगातार बदल रही है जैसे हमारी एज, तो आप यूज करते हैं इंटीग्रेशन। पर अगर आपको ये बताना है कि वेरिएबल में यूनिट चेंज होने पर फंक्शन में कितना चेंज आएगा, तो आप यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। अब आपको डाउट ये हो रहा होगा कि अगर मैं ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे इतना फोकस मैंने क्यों किया है। आंसर क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप ग्राफ बेस्ड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा इंटरफेयर होता है। कैसे, वो हम यहां पर देखते हैं अभी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक पर्टिकुलर ग्राफ, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्राफ का, एक कांस्टेंट स्लोप। बहुत कुछ बना सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है, कर्व्स भी आ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स या पैरेलल टू वाई भी आ सकता है, पर मैंने एक कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ बनाया है। तो एक ग्राफ है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच हमने ड्रॉ किया है। क्वेश्चन ये आता है कि सर किसी गिवन ग्राफ में हमें फाइंड क्या करना पड़ सकता है। तो हमेशा याद रखिए, ग्राफ बेस्ड जब भी क्वेश्चन आए, आपका सॉल्यूशन केवल दो ही पॉसिबल ऑप्शंस में है, आइदर स्लोप ऑफ ग्राफ और एरिया अंडर द ग्राफ। आप कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का उठा के देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन जो ग्राफ बेस्ड था, दो ही टेक्निक से सॉल्व होता है, या तो सॉल्यूशन एरिया अंडर ग्राफ होता है और या तो सॉल्यूशन स्लोप ऑफ ग्राफ होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर किसी गिवन ग्राफ का स्लोप और किसी गिवन ग्राफ के लिए एरिया अंडर ग्राफ कैसे फाइंड करें। तो ध्यान से देखो, यहां पर सपोज x की वैल्यू, x एक्सिस वर्सेस y एक्सिस का ग्राफ है, y को मैं f ऑफ x कंसीडर कर लेता हूं, y इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x। तो जब x की वैल्यू x1 थी तो फंक्शन y की वैल्यू y1 थी। x की वैल्यू चेंज हुई x2, तो फंक्शन y की वैल्यू भी चेंज होके हो गई y। तो यहां क्लियर दिख रहा है कि x वेरिएबल, y उसका फंक्शन, x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, तो आपने यहां क्लियरली देखा कि x चेंज हो रहा है, यहां पर x चेंज हो रहा है, डेल x चेंज मतलब डेल x x2 x1, प्रीवियस माइनस करंट वैल्यू, सॉरी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वैल्यू, ये आ गया चेंज इन x। और वैसे ही फंक्शन भी चेंज हो रहा है, तो अगर फंक्शन में हुए चेंज को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यार चेंज इन फंक्शन डेल y, ये भी नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, तो इस तरीके से दोनों में चेंज हो रहा है। क्वेश्चन पर वापस आते हैं, सर y में कितना चेंज होगा जबकि x में चेंज 1 से हो। स्लोप जब भी आप निकालते हैं ग्राफ का, तो स्लोप की मीनिंग होती है चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। x में अगर 1 का चेंज करूं तो y में कितने का चेंज होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। स्लोप मतलब अगर मैं x एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 स्टेप आगे जाऊंगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने स्टेप ऊपर चढ़ूंगा। स्लोप मतलब जो आप सीढ़ियों की बात करते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्टेप बढ़ाना मतलब वर्टिकल में कितने स्टेप ऊपर जाना। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। स्लोप मतलब जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के बीच हो, इसलिए हॉरिजॉन्टल में आप कितना बढ़ोगे तो वर्टिकल में कितना जाओगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। तो स्लोप की टेक्निकल मीनिंग आती है चेंज इन y और चेंज इन फंक्शन पर यूनिट चेंज इन इट्स वेरिएबल, कि किसी गिवन फंक्शन के वेरिएबल को 1 से बदलूंगा तो पूरा फंक्शन कितने से चेंज होगा। तो ये मीनिंग होती है स्लोप की। और आप अगर इसको कोरिलेट कर सकें
तो आपके समझ में ये बात आएगी कि जो बात स्लोप बोल रहा है ग्राफ में वो बात डिफरेंशिएशन पहले ही अपनी डेफिनेशन में बोल चुका है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज नथिंग बट चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x एंड डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट चेंज इन फंक्शन पर यूनिट चेंज इन वेरिएबल। तो अगर मैं y एक्सिस को फंक्शन और x एक्सिस को वेरिएबल से रिलेट करूं तो मैं ये कमिट करूंगा कि स्लोप और कुछ नहीं डिफरेंशिएशन से रिलेट किया जा सकता है। तो हमेशा याद रखें जब भी ग्राफ के किसी क्वेश्चन पर चेंज की बात की जाए तो आपको और कुछ नहीं स्लोप फाइंड करना है ग्राफ का, और ग्राफ के स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यही फॉर्मूला एडवांस मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में dy बाय dx डेल एडवांस मैथ्स में जाने पर d में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेल y बाय डेल x होता है स्लोप, जिसे ग्राफ में फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एडवांस मैथमेटिक्स में यही बनता है dy बाय dx। अब आप बोलेंगे कि सर अगर क्वेश्चन ग्राफिकल है और ग्राफ में वैल्यूज दी हैं तो स्लोप तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, स्लोप ऐसे ही निकाला जाता है। तो सर फिर आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बीच में क्यों ला रहे हो? वो इसलिए सर कि आपको पता तो हो कि स्लोप ही निकालना है। कैसे? वो ऐसे कि अगर मैंने आपको एक ग्राफ दिया, सपोज यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, मैंने आपको एक ग्राफ दिया टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम इन सेकंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मैंने आपको दिया और मैंने कहा वेलोसिटी फाइंड करो, वेलोसिटी फाइंड करो। विस्थापन समय का ग्राफ आपको दिया है, वेग ज्ञात करने बोला जा रहा है, वेलोसिटी फाइंड करो। अब वेलोसिटी का फार्मूला आप याद करेंगे। नो डाउट आपने ग्राफ में नहीं पढ़ा है शायद वेलोसिटी को, पर आपने वेलोसिटी का फार्मूला तो पढ़ा है। क्या होता है वेलोसिटी का फार्मूला? सर वेलोसिटी का फार्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। आप सभी ने इसको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। इट मींस वेलोसिटी का फार्मूला डिफरेंशिएशन बेस्ड है, ओके। और डिफरेंशिएशन बेस्ड कंटेंट ग्राफ में क्या बनता है? स्लोप। तो हर वो फार्मूला जो मैथमेटिकली अप्रोच करने पर डिफरेंशिएशन या डिवीजन के फॉर्म का हो, याद करिएगा मैंने आपको पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है, डिफरेंशिएशन के तार जुड़े हैं डिवीजन से। बेसिक मैथमेटिक्स में जो रोल डिवीजन का होता है, एडवांस मैथ्स में वही रोल डिफरेंशिएशन का होता है, और ग्राफिकल एनालिसिस में वही रोल होता है स्लोप का। इट मींस अगर कोई भी फॉर्मूला डिवीजन बेस्ड है जो एडवांस मैथ्स में जाने पर डिफरेंशिएशन बेस्ड हो जाता है, वो ग्राफ में आने पर स्लोप ऑफ ग्राफ के थ्रू आंसर देता है। तो एज वी नो velocity is nothing but derivative of displacement with respect to time. It means in case of graphical question velocity will be the slope of displacement time graph. तो याद रखिए डिवीजन रिलेट होता है डिफरेंशिएशन से और ग्राफ में वही रिलेट होता है स्लोप से। तो स्लोप कब फाइंड करेंगे आप किसी गिवन ग्राफ में एज सॉल्यूशन? स्लोप तब फाइंड करेंगे जबकि आपका फॉर्मूला जिसे आपको फाइंड करना है उसका फॉर्मूला या तो डिवीजन या तो डिफरेंशिएशन बेस्ड हो। ये पहला सजेशन है मेरा ग्राफिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगले एग्जांपल पर आते हैं या सेम एग्जांपल पर ही कंटिन्यू करते हैं इस पर। अब इस केस में हमने चेंज तो देखा, पर अगर मुझे ये पूछा जाए कि टोटल चेंज इन y बताइए, अच्छे से सुनिए, टोटल चेंज इन y जबकि x चेंज हो रहा है फ्रॉम x1 टू x2, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू x1 के लिए y की वैल्यू छोटी सी थी, x की वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ेगी y की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पर y का सम अगर निकालना है तो ये सम निकालना इतना इजी नहीं है, बिकॉज़ y एक वेरिएबल डेटा है और वेरिएबल डेटा का कलेक्शन हमेशा होता है इंटीग्रेशन के थ्रू।
तो मैं यहाँ पर x एक्सिस को बहुत स्मॉल सेक्शन में कट करता हूँ। ये x एक्सिस को मैंने कट किया बहुत स्मॉल सेक्शन dx, x कट हुआ बहुत स्मॉल dx, और मैं ये मानूंगा कि x की वैल्यू को जब हम बहुत स्मॉल अमाउंट से वेरी करते हैं तो y को आप नेग्लिजिबल कांस्टेंट मान सकते हैं। आप देख सकते हैं y में जो चेंज आया वो है, पर जैसा मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, डिफरेंशिएशन स्मॉल से स्मॉल चेंज भी ऑब्जर्व करता है और इंटीग्रेशन उस स्मॉल चेंज को इग्नोर करता है। तो जब हम कलेक्शन की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे x की वैल्यू चेंज हो रही थी, हमने बहुत स्मॉल चेंज किया x में बाय dx, और y की वैल्यू के अकॉर्डिंगली चेंज हुई, पर हम इस चेंज को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब जीरो मान लेते हैं। हम ये मानते हैं कि ये दोनों ही प्लेस पर y की वैल्यू फिक्स थी। तो मुझे ये बताइए कि एरिया अंडर दिस स्मॉल स्लोप कितना आएगा। ये स्मॉल स्लोप जो था ना फ्रॉम a टू b बोल सकते हैं अपन इसको a टू b, तो स्मॉल स्लोप के अंडर एरिया, तो स्मॉल स्लोप एक पतली सी स्ट्रिप टाइप का दिखेगा आपको, जिस स्ट्रिप की ब्रेड्थ dx है और जिस स्ट्रिप की हाइट बहुत स्मॉल वे में वेरी कर रही है, पर इस वेरिएशन को मैं इग्नोर कर रहा हूं, तो मैं ये मान सकता हूं कि फ्रॉम a टू b हाइट इज कांस्टेंट व्हिच इज y। तो हाइट ऑफ स्ट्रिप और लेंथ ऑफ height of strip or length of strip is y and breadth of strip is dx। तो if length is y, breadth is dx, strip rectangular है, तो इस केस में small area of strip dA, ये आएगा length into breadth। Now total area, टोटल एरिया A, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ dA। Why? Because dA is the small area of strip। अब ऐसी ही एक स्ट्रिप इसके बाजू में होगी या इसके आगे होगी, तो आप देख सकते हैं इसकी ऊपर वाली स्ट्रिप की हाइट बढ़ेगी, मतलब y की वैल्यू चेंज होगी, नीचे वाली स्ट्रिप की हाइट कम होगी, मतलब y की वैल्यू चेंज होगी। इट मींस स्ट्रिप के एरिया में अगर हम x की पोजीशन को आगे या पीछे करें तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। इट मींस dA एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही कांस्टेंट है, इस पॉइंट से आगे जाने पर या इस पॉइंट से पीछे आने पर dA वेरी करेगा। इसका मतलब अगर मुझे टोटल एरिया चाहिए बिटवीन x1 टू x2, तो हर एक स्ट्रिप का एरिया अलग आएगा, बिकॉज़ पोजीशन के साथ हाइट भी वेरी कर रही है। तो अगर वेरिएबल एरिया को कलेक्ट करना है तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो हम सबसे पहले गिवन ग्राफ में एक पतली सी स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं, क्योंकि एक बहुत स्मॉल गैप के लिए y की वैल्यू हम कांस्टेंट मानते हैं, और उस पतली सी स्ट्रिप के एरिया को निकालने के बाद हमको जब टोटल एरिया निकालना होता है बिटवीन x1 टू x2, तो हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रिप को जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे हाइट बढ़ेगी और पीछे करेंगे तो कम होगी। इट मींस अलग-अलग पोजीशन पे जो स्ट्रिप्स बनेंगी उनकी हाइट भी अलग-अलग आएगी। तो इस केस में हमको ये पता चल रहा है कि ये जो एरिया है, यहां ध्यान से देखिएगा जहां मैं हाथ घुमा रहा हूं, ये जो एरिया है, ये एरिया इस टाइप की बहुत सी स्ट्रिप से मिलकर बना कंसीडर किया जा सकता है, और हर एक स्ट्रिप का एरिया वेरी कर रहा है, और उन वेरिएबल एरियाज को जब हम सम करेंगे तो नेट एरिया फाइंड किया जाएगा। तो जब भी वेरिएबल डेटा का सम होता है तब हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। इसलिए टोटल एरिया फ्रॉम x1 टू x2, ये होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 dA, या इसको मैं यहां पर लिखूं टोटल एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ बिटवीन x1 to x2 a is equals to integration dA from x1 to x2, which is equals to integration y dx from x1 to x2। तो एरिया अंडर ग्राफ हमेशा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पर एंड होता है। वर्टिकल एक्सिस के कंटेंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट जब आप इंटीग्रेट मतलब कलेक्ट करते हैं तब आता है एरिया अंडर ग्राफ। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर एरिया अंडर ग्राफ जब इंटीग्रेशन से फाइंड होता है तो हम क्या कर रहे हैं और इसको क्यों पढ़ रहे हैं।
तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन का अप्रोच बताया कि हर वो फॉर्मूला जिसे हमें ग्राफ के थ्रू फाइंड करना है, वो अगर जनरल मैथ्स में डिवीजन बेस्ड है, एडवांस मैथ्स में डिफरेंशिएशन बेस्ड है, ग्राफ में बनता है स्लोप। सिमिलर हर वो हिडन फॉर्मूला जो जनरल मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है, एडवांस मैथ्स में इंटीग्रेशन बेस्ड होता है। जिस टाइप डिवीजन का लिंक डायरेक्ट है डिफरेंशिएशन से, उसी टाइप मल्टीप्लिकेशन का लिंक डायरेक्ट है इंटीग्रेशन से। डिवीजन जनरल मैथ्स, डिफरेंशिएशन एडवांस मैथ्स और स्लोप ग्राफिकल एनालिसिस। वैसे मल्टीप्लिकेशन जनरल मैथ्स, इंटीग्रेशन एडवांस मैथ्स और एरिया अंडर ग्राफ इन ग्राफिकल एनालिसिस। वापिस हम इस ग्राफ पर जाते हैं। इस ग्राफ में मैं थोड़े से चेंजेस करता हूं। अब इस ग्राफ को मैं टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट नहीं, टाइम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ बनाता हूं। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको पूछा गया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। अब हम सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं होता, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है जनरल मैथ्स में। याद करिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से, जो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन होते थे, इसमें हम चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल बराबर अगर दूरी बटा समय तो दूरी बराबर चाल गुना समय। इंग्लिश में बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला तो हम सबके लिए नोन है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप स्पीड, डिस्टेंस के केस में स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के केस में वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो। तो एक्चुअल में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। जब भी हम स्पीड या वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को अगर आप एडवांस्ड मैथ्स में लेकर जाओगे तो काइनेमैटिक्स में आप पढ़ेंगे इसे डिटेल में, आपको पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। जैसे आपने पढ़ा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds by dt, इसी को आप सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा ds इक्वल टू वेलोसिटी इनटू dt, और जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ds का हो जाएगा s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वो निकलता है इंटीग्रल फॉर्मूले से, और इंटीग्रल फॉर्मूला ग्राफ में कन्वर्ट होता है एरिया अंडर ग्राफ। तो हर वो फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन बेस्ड है वो एरिया अंडर ग्राफ बनेगा, और हर वो फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन बेस्ड है वो स्लोप ऑफ ग्राफ बनेगा। तो जब भी ग्राफ आपको दिया जाए और आपको किसी क्वांटिटी को फाइंड करने बोला जाए तो उस क्वांटिटी का फॉर्मूला याद करिए। अगर वो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन बेस्ड है तो आपको गिवन ग्राफ में स्लोप निकालना है, और अगर वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन या मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है तो आपको गिवन ग्राफ में एरिया निकालना है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया, वर्क पूछा है तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब गिवन ग्राफ में आपको एरिया अंडर ग्राफ निकालना है। अब क्वेश्चन आता है एरिया कैसे निकलेगा। सिंपल है, जैसे आप यहाँ पर देखिए ये एरिया जिसमें मैं बहुत देर से आपको हाथ फेर के दिखा रहा था, ये एरिया क्या है मैथ्स वाले जानते हैं, क्लास 8 में आप पढ़ते हैं ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज बोला जाता है इसे। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू दोनों के बीच का ये। तो पैरेलल साइड का सम करें और दोनों के बीच का गैप करें, इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हाफ का, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये आपका बनता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। या ट्रेपेजियम को आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ट्रेपेजियम और कुछ नहीं, एक रेक्टेंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इसके साथ आप प्लस कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो एरिया निकालने के फॉर्मूले तो आपको पता ही है, ट्रायंगल का कैसे निकालें, ट्रेपेजियम का कैसे निकालें, आपके रेक्टेंगल का कैसे निकालें और कुछ भी। और रही बात कि नहीं सर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम छोड़ के कर्व आ गए, तो फिर आपको मैथमेटिकली जाना पड़ेगा, फिर आपको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। कभी भी कर्व बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट डेटा फाइंड करने के नहीं
नहीं आते। आप किसी भी चैप्टर के ग्राफिकल क्वेश्चंस को देखिए, जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन या आंसर डिजिट्स या नंबर्स के फॉर्म में पूछा गया है, उसमें ग्राफ या तो फ्लैट लाइन है या तो कांस्टेंट स्लोप, और जहां पर भी ग्राफ कर्व है वहां पे आपको आंसर नहीं पूछा गया, वहां पर आपको लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। तो जब भी कर्व वाले ग्राफ आएंगे आपके क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड होंगे, और जब भी स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट स्लोप वाले क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस हमेशा डेटा फाइंड करने के ऊपर हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आखिरी में कंक्लूड करूंगा मैं, डिवीजन एडवांस मैथ्स में बनता है डिफरेंशिएशन, ग्राफ में बनता है स्लोप, मल्टीप्लिकेशन एडवांस मैथ्स में बनता है इंटीग्रेशन, और ग्राफ में बनता है एरिया अंडर ग्राफ। इस तरीके से किसी भी चैप्टर में जब भी ग्राफिकल क्वेश्चंस आए, जो क्वांटिटी पूछी गई उसके फॉर्मूले को याद करें। डिफरेंशिएशन बेस्ड था तो ग्राफ का स्लोप इज योर आंसर, और अगर वो मल्टीप्लिकेशन या इंटीग्रेशन बेस्ड था तो ग्राफ के नीचे का एरिया आपका आंसर बनेगा। थैंक यू।